हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आपने चतुर्थांश का नाम सुना होगा। ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा जो होती है एक्स अक्ष। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, इसे एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होती है, यानी ऊपर जो होता है, इसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, और नीचे जो होता है इसको वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहते हैं। आपने चैप्टर का नाम देखा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब, अगर हम ये बिंदु लिख देते हैं तो इस बिंदु को निर्देशित करने के लिए इस तरह के संकेतांक जो y, 0 लिखा हुआ है और x, 0 लिखा, इसी टाइप के निर्देशांकों से हम इसको निर्देशित करते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, तो इसका निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो पहले देखें, यहाँ से इसको मिला लेते हैं। इस पे किसको मिलाएंगे, एक्स अक्ष को मिलाएंगे। मान लेते हैं कि ये 3 मात्रक दूरी यहाँ से मूल बिंदु से 3 मात्रक दूरी पर है, और वाई अक्ष को भी मिला लेते हैं। यहाँ से ये मान लेते हैं कि 4 मात्रक दूरी पर है, 1 2 3 4 मात्रक दूरी पर है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, पहले हम लिखेंगे भुज। अब आपको भुज क्या होता है इसमें हम बताते हैं, फिर लिखा जाता है कोटि। इसमें कोटि क्या है इसमें बताएंगे आपको। सबसे पहले बिंदु पर हमने लिखा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, लिखा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो ये बिंदु हो गया। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष है, इससे दूरी कितनी है, इससे दूरी कितनी है, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3, वो ये 1 2 3। तो ये 3 मात्रक वाई अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को उस बिंदु, यहाँ पे लिखा है उस बिंदु को यक्ष निर्देशांक, देखिए इसके 2 नाम हैं, यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो इसको हम भुज कहते हैं। तो कितनी दूरी चला है, 3 मात्रक, 3 लिख दिया, कामा लगाएंगे। फिर दूसरा वाला पढ़ते हैं, किसी बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी। अगर हम इस बिंदु की पूछें यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष तो यही है, क्षैतिज रेखा से दूरी कितनी है, इस पे 1 2 3 4, 4 मात्रक है। वाई निर्देशांक, उस बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है, या कोटि कहलाता है। यहाँ पे लिखना है कहलाता है, और यहाँ पे कहलाता है। कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे भुज आपने लिखा पहले, फिर क्या लिख रहे हैं, कोटि। तो 3, 4 ये इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। पहले हम भुज लिखेंगे, फिर कोटि लिखेंगे। ये सारी चीजें आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप तीसरे बिंदु पे क्या लिखा, तीसरे बिंदु पे जानने वाली चीज ये, हालांकि ये सारी चीजें पुरानी है, आप इसको जानते हैं। लिखा है यदि कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित, कहाँ पर स्थित है, यक्ष अक्ष पर। हम मान लेते हैं कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है, सपोज यही ले लेते हैं, यक्ष अक्ष पर स्थित है, तो कोटि शून्य होगा। क्या शून्य होगा, कोटि शून्य होगा। कोटि क्या होता है, इसमें यक्ष अक्ष से दूरी, कोटि क्या होता है, यक्ष अक्ष से दूरी। अब अगर यक्ष अक्ष पर है तो उससे दूर है ही नहीं है, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर चली गई दूरी, कहने का मतलब वाई अक्ष पर चली गई दूरी शून्य है। तो यहाँ पे लिखा है कोटि शून्य होता है, अर्थात यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक यक्ष, शून्य होता है। तो यक्ष का मतलब यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी 1 2 3, तो यक्ष अक्ष पे कितना दूरी चला गया, 3 मात्रक, वो शून्य होता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक यक्ष, शून्य होता है। कहने का मतलब
कोटि शून्य होती है। चौथा पॉइंट क्या है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो भुज शून्य होता है। यहाँ पे देखना है, भुज शून्य होता है, यहाँ पे कोटि शून्य होता है। तो अगर मान लेते ये बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, अर्थात y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक शून्य कामा y होता है। तो शून्य कामा y, शून्य क्यों लिखा गया, क्योंकि x अक्ष पर दूरी नहीं चला है, x अक्ष पर चली गई दूरी शून्य है और y अक्ष पर चली गई दूरी 1 2 3 4, तो हो जाएगा शून्य कामा 4। तो इस तरह से हम निर्देशांक लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मित्रों ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या है, इसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र प्राप्त करेंगे और बहुत इजी है, बहुत आसान होता है। कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। डेरिवेशन जो किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति का, वो प्रथम चतुर्थांश में ही किया जाता है मैक्सिमम, इसलिए आसान होता है, चिन्ह की दिक्कत नहीं होती। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, और ये मूल बिंदु O। मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, O से, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, शून्य कामा शून्य। तो देखा, हम मान लेते हैं कि दो बिंदु, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। P का निर्देशांक, अगर ये बिंदु है जिसका कुछ निर्देशांक होगा, निर्देशांक क्या होगा, इसको हम मानते हैं x1 कामा y1, इसका निर्देशांक क्या हो गया, x1 कामा y1, और Q पे x2 कामा y2। Q का निर्देशांक क्या हमने मान लिया, x2 कामा y2। अब देखें, हमें दूरी निकालनी है किसके किसके बीच की, बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने जो अभी तक माना वो लिख लेते हैं। माना दो बिंदु, माना दो बिंदु P x1 कामा y1 तथा Q x2 कामा y2 के बीच की दूरी d मान लेते हैं। x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2, या कहिए P तथा Q के बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, d। अब देखिए P और Q के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, डॉट डॉट करके हम लिखेंगे। तो आपको ये पता है कि x1 भुज होता है, तो पहले भुज यानी यहां से लेकर यहां तक x1, ये दूरी क्या है, x1। ध्यानपूर्वक आप देखें, बहुत आसान है और आसानी से आपके मस्तिष्क में उतर जाएगा। x1 है, फिर y1 है, y1 क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी x1 है, y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, y1 है। अगर आपसे हम पूछें ये दूरी कितनी, ये दूरी क्या है, इसको हम कोटि कहेंगे, ये दूरी y1 है। फिर देखें, अगर हम आपसे पूछें यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये बिंदु देखिए, अगर इसको यहां से हम देखें तो ये दूरी क्या है, x2 है, ये वाली दूरी x2 है। वही चीज हम यहाँ पे अगर लिख दें तो आप समझ जाएंगे ये दूरी क्या है, x2 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें, इसको मिला दें इतना,
आपको पता है ये दूरी x2 है, इतना x1, अगर इतना बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर हम निकालना चाहे तो आप बताएंगे क्या? x2 माइनस x1, क्या दूरी बताएंगे? x2 माइनस x1, इतना x2 माइनस x1। आप समझ पा रहे होंगे। इसको मिटा देते हैं, भद्दा लगेगा। चूंकि ये दूरी y1 है तो इतना y1, इतना भी y1 होगा। देखें ध्यान से, y1 होगा। और यहां से देखें, चूंकि ये दूरी y1 है और ये दूरी क्या होगी? ये दूरी क्या होगी? y2 होगी। पूरी दूरी क्या होगी? y2 होगी। अगर हम इतने में से इतना घटा दें, यहां पे हम लिख देते हैं r, ये दूरी y2 है, इतना y1 है। अगर इतना में से इतना घटा दे तो हमारा इतना बच जाएगा। ये दूरी हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ हमने लिखा P, यहाँ लिखा Q, यहाँ पे R, यहाँ पे लिख देते हैं S और यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं T लिख देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। एक त्रिभुज बन जाता है PQR। त्रिभुज कौन सा बनता है? PQR। कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। अगर हम इसे मिटा भी दें तो आप समझ जाएंगे। इतना रहने देते हैं। तो मान लिया हमने कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी D है। तो अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो आपको PQ का मान चाहिए, P और Q का मान, यानी D का मान। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके पहले लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज P Q R में। अगर समकोण त्रिभुज P Q R में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आप कहेंगे PQ का वर्ग, किसका वर्ग? PQ का वर्ग बराबर, अब दो शेष भुजाएं जो बच रहे हैं उनके वर्गों का योगफल PR का वर्ग धन QR का वर्ग। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। PQ का मान आपने मान रखा है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है? D है, तो आप D लिख सकते हैं, तो जाएगा D का वर्ग बराबर PR का मान आपने कितना निकाला है? x2 माइनस x1। यहाँ पे ध्यान दें, x2 माइनस x1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चूंकि PR का वर्ग है तो x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, QR देख लेते हैं, y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे होंगे वर्ग है, पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला है। तो इसे आप लिख सकते हैं या करके D इज इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, फार्मूला आपको मान लिया याद है, D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी सही है। क्योंकि अगर अंतर इनका माइनस में आएगा तो वर्ग होने पर प्लस हो जाएगा। माइनस का वर्ग प्लस होता है, प्लस का वर्ग भी प्लस होता है, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला आप सीख चुके हैं। अब आइए हम चलते हैं आगे। बोर्ड पर हम देख रहे हैं उदाहरण 1 लिखा है, क्या बिंदु 3,2 ऋण 2 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ध्यान पूर्वक आप देखते रहेंगे प्रश्न को। जो दिए गए बिंदु हैं लिख लेते हैं। बिंदु क्या क्या दिया गया है? 3,2
ऋण 2 कामा ऋण 3, और क्या दे रखे हैं 2 कामा 3। आपको ये 3 बिंदु दिए गए हैं और कह रहे हैं क्या बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि त्रिभुज किस प्रकार का, तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो मित्रों ध्यान पूर्वक देखेंगे, अभी हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो देखा उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो ध्यान पूर्वक देखें बहुत अच्छे से। आप अगर चित्र बनाना चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। इन बिंदुओं को निर्धारित करने कहाँ कहाँ है, पहले लिखा है 3 है भुज, पहला जो बिंदु है 3 कामा 2, 3 इसमें भुज है, 2 कोटि है, 1 2 3 हम भुज पे गए और फिर 1 2 कोटि पर गए, दोनों को डाट डाट करके अगर हम मिलाते हैं इस तरह से तो ये दोनों देखिए यहाँ पे मिलते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 कामा 2। फिर देख लेते हैं -2 कामा -3 है, माइनस है तो हम ऋण दिशा बिंदु का निर्धारण हो गया, ये बिंदु हमें मिल गया। -2 कामा -3 है तो -2 -3 कहने का मतलब पहले x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाएंगे 1 2, फिर -3 है तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाएंगे 1 2 3। तो अगर इनको हम मिलाएं इस तरह से डाट डाट करके तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -2 कामा -3। फिर अगला है 2 कामा 3, तो 2 x अक्ष पर जाएंगे और 3 y अक्ष पर धनात्मक दिशा में, तो इनको जब मिलाएंगे तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा 2 कामा 3। उम्मीद करते हैं कि आप बिंदु को निर्देशित करना सीख रहे होंगे। तो अगर हम इनको मिला दें यहाँ से त्रिभुज बन जाता है, इस तरह से आप कह सकते हैं त्रिभुज बन जाता है। लेकिन आपको ये दूरी मालूम नहीं है कि ये भुजा की माप कितनी है, भुजा की माप कितनी है, भुजा की माप कितनी है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज बना। लेकिन चित्र देख के आप बता सकते हैं कि ये त्रिभुज बनेगा, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे कि त्रिभुज समद्विबाहु है कि विषमबाहु है कि समबाहु है, किस प्रकार का त्रिभुज है आप ये नहीं बता सकते। इसके लिए हम आपको जो फार्मूला बताए हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला, वो आपको याद हो चुका होगा। हमने क्या बताया था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला जो सूत्र है d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से बता सकते हैं d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखें, तो पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर त्रिभुज होगा ABC, सपोज एक त्रिभुज है तो इसकी कौन भुजाएं मिलेंगी, A के साथ एक बार C आएगा, एक बार B आएगा, फिर एक बार दोनों। तो कहने का मतलब एक बार इसको और इसको लेंगे, है ना, एक बार इसको और इसको लेंगे, फिर एक बार इसको और इसको ले लेंगे, तो हमारा 3 दूरी आएगा, 3 दूरी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो रफली एक चित्र बना लें। हम इस तरह से चित्र बना लेते हैं रफ कार्य। तो यहाँ पे हम 3 कामा 2 लिख देते हैं और यहाँ पे बिंदु A, यहाँ पे -2 कामा -3 लिख देते हैं, ये बिंदु B, और यहाँ पे 2 कामा 3 लिख देते हैं, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। तो हम जब AB निकालेंगे तो AB बराबर अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सूत्र आप जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर AB इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब देखें इसे x1 y1 मान ले रहे हैं, इसको x2 y2 मान रहे हैं, मान रख देते हैं। x2 का मान कितना है, 3 है, माइनस का निशान है, x1 का मान देखिए -2 है, रखेंगे तो हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 2 है, माइनस y1 का मान कितना है, -3 है, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, AB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 2 5, ध्यान से देखें, थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, 3 2 5 और 5 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस यहाँ भी 3 2 5 यानी 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 अगर होगा
वर्ग होने पर 25 हो जाएगा। ए बी बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 50। तो अगर हम एक x1 y1 माने, x2 y2 माने, इन दोनों बिंदुओं को लिए अब की बार हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाले थे, अब की बार हम निकालेंगे बी सी। तो ये x1 y1 इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, ऐसे ही मानेंगे, कोई फिक्स नहीं है कि हम किसे x1 y1 किसे x2 y2 मानेंगे, आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं। ए बी बराबर जो अंडर रूट 50 आया, इसको आप यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं। तो अब की बार हम बी सी निकाल रहे हैं। बी सी बराबर, सूत्र आपको याद है, हमेशा सूत्र लिखकर ही आप सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान अगर इसमें हम रखने का प्रयास करें तो आप रखेंगे x2 के स्थान पर 2 माइनस x1 के स्थान पर -2 रखेंगे, माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए 3 है और y1 का मान -3, 3 माइनस पहले से -3 जब आएगा +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, अब देखें 2 2 2 4 और 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 3 3 9, 9 का वर्ग करेंगे 36 और 16 और 36 आप जानते हैं होता है 52, कन्नड़ी में कितना आ जाएगा 52। इसको आप यूनिट में लिखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, बी सी की माप आप निकाल चुके हैं, ए बी की माप निकाल चुके हैं, अब किसकी माप बची हुई है, ए सी की माप बची हुई है। तो अब ए सी बराबर निकालेंगे, सूत्र पुनः लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो कुत्ता के बकरा टांगे ही गड़बड़ाई, बकरा टांगे ही जलनिया में, कुकुर कह रहा है नोच दे गड़बड़ाई। ए सी बराबर मान रख देते हैं, अब की बार हम इसको हटा देते हैं, किसको निकाल रहे हैं, ए सी का मान, जिसे x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 मानते हैं। तो देखें x1 का मान हो जाएगा 3 माइनस x2 का मान है 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान है कितना, एक मिनट, x2 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, माइनस x1 का मान 3 है। फिर यहाँ देख लेते हैं y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 2 है, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा +1, और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 1 का वर्ग होगा 1। अब देखें ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया √2। ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम आपसे पूछें आपने क्या किया, तीनों भुजाओं की माप निकाली है, कितने भुजाओं की, 3 भुजाओं की, एक भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है। तो सबसे बड़ा कौन है, अंडर रूट में 52 बड़ा है, अंडर रूट में 50, अंडर रूट में 2। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये पाइथागोरस, देखिए सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, है ना, अगर सभी भुजाएं समान होती तो इनको हम कह देते समबाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजाएं सेम होती तो कह देते समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन तीनों भुजाएं हम अलग अलग माप की हैं तो इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय को अगर फॉलो कर लेता तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाता। तो देखते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो देखें इसके बाद आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या आई, BC आई है, तो BC का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग धन AC का वर्ग। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो जो त्रिभुज ये वाला आपने बनाया है रफ में, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे √52 का वर्ग बराबर हो जाएगा √50 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो वर्गमूल समाप्त 52, वर्गमूल समाप्त 50 बचा,
वर्ग वर्गमूल समाप्त, यहाँ पे 2 बचा, तो यानी 52 बराबर 52। अतः त्रिभुज कैसा है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 कामा 4 2 कामा -1 तथा -4 कामा -4 +4 एक वर्ग के शीर्ष, एक वर्ग के शीर्ष। बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 तथा इतना एक वर्ग के शीर्ष है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की चिड़िया का नाम है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहला गुण, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण 90 अंश का कोण पर लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमें इनमें से किन्हीं 2 गुणों को अगर हम बता लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, 2 गुण इसके दिखा ले जाएं, तो हम कह देंगे कि ये वर्ग के शीर्ष है। तो इसमें दिखाना क्या है, अगर हम इसकी चारों भुजाओं को इस तरह से इंडिकेट करके लिख लें ABCD करके, और फिर हम इसकी चारों भुजाएं निकाल लें, इसकी चारों भुजाएं निकाल लें। चारों भुजाएं अगर आप आपस में बराबर हो जाए तो एक शर्त पूरी हो जाएगी। अगर दोनों विकर्णों को भी दिखा दें आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों में से किसी एक को आप नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो आपका जो शीर्ष दिया गया निर्देशांक बिंदुओं के दिए गए हैं, एक वर्ग के शीर्ष नहीं होंगे। अब देखते हैं, तो आप इसको हल करने के लिए एक रफ कार्य कहिए तो एक वर्ग बना लें रफली। तो यहाँ हम A लिखते हैं, तो पहला निर्देशांक 1,7 हो जाएगा इस तरह से। B यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 4,2। यहाँ C लिखते हैं -1, और यहाँ पे -4 D लिख करके निर्देशांक लिख देते हैं -4, 4। हमें क्या बताना है, दर्शाने का मतलब होता है दिखाइए, सिद्ध कीजिए। दिखाना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप A को क्या लिखें 1,7 और कामा लगाएंगे, B लिखेंगे यहाँ पे 4,2 हो जाएगा। तो अपने माइंड में देखिए, हर चीज लिख कर नहीं ही समझ जाती। इसको x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब AB बराबर अगर हमें निकालना हुआ, यानी AB की लंबाई हमें निकालनी हुई, तो आपको सूत्र पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। क्या पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रख देते हैं इसी में। तो हो जाएगा x2 के स्थान पर 4 माइनस x1 के स्थान पर 1 होल स्क्वायर, y2 के स्थान पर हो जाएगा 2 माइनस y1 के स्थान पर हो जाएगा 7 होल स्क्वायर।
तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन 2 में से 7 घटा देंगे। देखें 2 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा और ऋण 5 का जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा धन 25 और 25 और 9 कितना होता है आपको अच्छे से पता है। 25 9 होता है 34। तो आपका ए बी जो आ गया कितना आ गया अंडर रूट 34 यूनिट। अब इसके बाद हम बी सी निकालते हैं। बी लिखेंगे -1 कामा -1। सी लिखेंगे सॉरी बी का है 4 कामा 2, सी का है -1 कामा -1। तो बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए इसको x1 y1 अपने माइंड में रखें। हालांकि यहाँ लिखेंगे नहीं, आप अपने दिमाग में ही रखाएंगे। इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में, सूत्र आपको पता है, क्या पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x2 का मान कितना -1, माइनस का निशान x1 के स्थान पर 4 देखें रख दिया होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर -1 माइनस y1 के स्थान पर 2 होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -1 -4 कितना -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे +25 आ जाएगा प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर होगा तो +9 आ जाएगा। अब बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 34। अब देखा हमने किसका मान निकाला ए बी का, फिर क्या इसका निकाला बी सी का, अब सी डी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी का निर्देशांक क्या है -1 कामा -1 और डी का निर्देशांक क्या है -4 कामा 4। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, फार्मूला अब नहीं लिख रहे हैं तो x2 अब x1 इसको हम मिटा देते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं x1 y1 इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस फार्मूले में है +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू -4 + 1 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 आएगा प्लस, और सॉरी यहाँ पे एक चीज भूल रहा है +1 होगा 4 1 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो आ जाएगा सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 34। ये भी यूनिट में, अच्छा जो आएगा ये यूनिट में आएगा, मात्रक में आएगा। 3 भुजाएं हो गई, चौथी निकाल लेते हैं। चौथी देखते हैं ए डी। ए यहाँ पे लिखते हैं, देखें ध्यान लेते हैं ए डी। ए कितना है -4 कामा 4 है और डी कितना है, एक मिनट, ए कितना है 1 7 और डी कितना है -4 4। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मानेंगे। ए डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में, डायरेक्टली थोड़ा देखें x2 माइनस x1 यानी -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में -4 - 1 ऋण 4 ऋण 1 ऋण 5 ऋण 5 का वर्ग करेंगे 25 धन में आएगा, 4 में से 7 घटा देंगे, 4 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा ऋण 3 और ऋण 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा धन 9। ए डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 34। अब आपने देखा होगा कि
इसकी चारों भुजाएं बराबर, अंडर रूट 34 आया है, अंडर रूट 34 आया है, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 यूनिट सब आए हैं। यानी एक शर्त को हमने पूरा किया, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जो होता है, इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, और यहाँ पे विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। ए सी, यहाँ देख लेते हैं। ए कितना है? 1.1,7, और सी कितना है? -1, -1, तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट में देख लेते हैं, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -7 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -1 -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 -7 -8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों जोड़ देंगे तो जाएगा ए सी बराबर 68 अंडर रूट में। ये यूनिट आया। ये हमने ए सी क्या निकाला? ए सी निकाला। अब देखते हैं हम बी डी, हमें बी डी की भी तो जरूरत है, तो आगे देख लेते हैं। बी डी के लिए हम जगह कहाँ से निकालें? ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं। ऊपर बी लिखते हैं यहाँ पे 4,2, कामा डी लिखते हैं -4,4, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान रखेंगे, हमने लिख दिया था, और यहाँ पे हो जाएगा x2 -4 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। अब देखें बी डी इक्वल टू हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 4 हो जाएगा ऋण 8 का वर्ग करेंगे 64, धन 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो हो जाएगा बी डी बराबर खंडी में 68 यूनिट। ध्यान पूर्वक देखें, चारों भुजाएं अंडर रूट 34 आई हैं, दोनों विकर्ण अंडर रूट में 68 आए हैं। तो इसके बाद आप लिख देंगे, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, चित्र बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। इसके बाद क्या लिखना है? आपको लिखना है दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? वर्ग के शीर्ष हैं। क्यों? आप लिखेंगे क्योंकि चारों भुजाएं एवं दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। इसके बाद हम चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बोर्ड पर आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 3 लिखा है, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती हैं। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी
पर बैठी हैं, बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। कह रहा क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए, यानी कारण सहित उत्तर आपको देना है। तो ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और क्या दिए गए हैं? आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। ए का निर्देशांक कितना है? 3,1, 3,1। दूसरा बिंदु दिया गया है बी का निर्देशांक कहाँ? 6,4। तीसरा बिंदु दिया गया है सी, और सी का निर्देशांक है 8,6। आपको ये 3 बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन बैठी हैं? आसिमा, भारती, कैमिला। ये आसिमा बैठी हैं, ये भारती हैं, ये कैमिला है। पूछ रहे हैं कि ये तीनों एक रेखा में बैठे हैं। तो आप देखें, संरेख होने की, क्या होने की? संरेख होने की शर्त लिख रहा है। संरेख होने की शर्त क्या होती है? आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लें। मान लिया ये कोई त्रिभुज है ABC। अगर हम इस बिंदु C को यहां पे कर दें, त्रिभुज कुछ छोटा हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर अगर इस बिंदु को हम अगर यहां कर देते हैं तो क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर करते आएंगे हम, यहाँ पे C कर दिए तो क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये बिंदु इस पे आ जाएगा तो आप कह देंगे कि क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? शून्य हो गया। और ये तीनों जो बिंदु हैं एक ही रेखा में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संरेख होने की जो शर्त है, यदि 3 बिंदुओं से बनी हुई आकृति, 3 बिंदुओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और एक रेखा पर अगर 3 बिंदु स्थित हो जाएं, जिनको हम संरेख कहते हैं। अगर तीनों बिंदुओं से बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि क्या है? संरेख है। अगर नहीं शून्य आता है तो संरेख नहीं होगा। तो इसमें हमसे पूछा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो संरेख होने की शर्त क्या है? आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे x1। ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, पहले लिखा जाता है 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, x1 लिखते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, प्लस x2 लिखते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, प्लस लिखते हैं x3, ब्रैकेट छोड़ देते हैं। ब्रैकेट से बंद करके यहाँ पे लिखते हैं 1 है 2 3, ऐसे ही आएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बाहर x1 है, अंदर क्या आएगा? y2 माइनस y3। 2 है, 2 के बाद आएगा 3 1, 2 के बाद क्या आएगा? 3 1। तो हो जाएगा y3 y1, इस तरह से माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा y3 के बाद 1 आएगा, y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ये क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अगर इसी क्षेत्रफल का मान शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आइए देखते हैं संरेख होने की शर्त हम फिर से एक बार लिख के आपको बताते हैं। 1/2, ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझना। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। मित्रों ध्यान से देखें, अगर 1/2 यहाँ पे गुणे में है, उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो शून्य के बटे चाहे जो आ जाए शून्य ही रहेगा। तो यहाँ पे संरेख होने की शर्त में 1/2 साथ में नहीं लिखा जाता, बस इतना लिखा जाता है संरेख होने की शर्त। तो आप समझ गए होंगे कि संरेख होने की शर्त कहाँ से आई है। तो इसे आप x1 y1 x2
y2 x3 y3 मानेंगे, मान लेंगे। और मानने के बाद आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड चुनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चुनेंगे, इसके बाएं पक्ष को लेके चलेंगे आप। बाएं पक्ष में क्या है, x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। हमने कुछ नहीं किया। संरेख होने की शर्त आपको याद होनी चाहिए, संरेख होने की शर्त याद होनी चाहिए। और शर्त लिखने के बाद हम बाएं पक्ष को लिख लिए हैं। बाएं पक्ष को लिखने के बाद ये जो मान है इसी में रख देते हैं। अगर दायां पक्ष आ जाता है तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं होंगे। तो x1 के स्थान पे आप लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट, y2 के स्थान पर आप देख रहे हैं 4 माइनस y3 के स्थान पर है 6 प्लस का निशान, x2 के स्थान पर आप लिखेंगे 6 ब्रैकेट में y3 के स्थान पर 6 माइनस y1 के स्थान पर 1 प्लस x3 के स्थान पे आप लिखेंगे 8 ब्रैकेट में y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 4। इस तरह से तो 3 हो जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे, ऋण 2 आएगा, ऋण 2 क्या आएगा, ऋण 2। इस तरह से प्लस का निशान 6 है, गुणे का निशान 6 में से 1 जाएगा 5, 8 गुणे 1 में से 4 जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 3 धन में है, 2 ऋण में गुणा करेंगे, ऋण 6 और 5 का गुणा हो जाएगा 30। और यहाँ पे धन और ऋण का देखिए, धन में 8 है, ऋण में 3 है, गुणा करेंगे ऋण आ जाएगा 8 त्रिक 24, 24 और 6 ऋणात्मक है और 30 धनात्मक है, 30 ऋण 24 है 30, तो आ जाता है 0। आप देखेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे, इसके ठीक नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः आसिमा, भारती, कैमिला। कौन कौन, आसिमा कामा भारती और कैमिला एक ही रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है। इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। बोर्ड पर आप एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं, लिखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब कि संबंध हमें एक लाना है, किसके किसके बीच, x और y के बीच कौन सा संबंध लाना है ताकि बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर हो। तो बिंदु कौन कौन है, आपको बिंदु दिया गया है 3, 5 और कौन सा बिंदु दे रखा है, बिंदु आपको दिया गया है 7, 1 और कौन सा बिंदु दे रखा है 3, 5 बिंदु और क्या दे रखा है 3, 5। तो कह रहा है x और y में, x y भी एक बिंदु है, कैसा बिंदु है, इससे समान दूरी पर है। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु x, y बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर है, तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, देखिए ये बिंदु हम मान लेते हैं x, y। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखिए। ये तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं समान दूरी पर। हमसे कह रहा है संबंध स्थापित कीजिए ताकि ये समान दूरी पर हो, यानी इतना और इतना आपस में समान, बड़ा इजी है। तो हम इसको अगर a मान लें, इसे b मान लें, इसको c मान लें, तब होगा क्या, पहले AC हमें क्या दिया गया, AC बराबर है किसके, BC के, इस तरह से दिया गया है। तो अगर हम इनके बीच की दूरी निकाल लें और इनके बीच की दूरी निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। हम क्या करें, इनके बीच की दूरी निकाल लें और इनके बीच की दूरी निकाल लें और दोनों को बराबर दिखा दें, तो हमारा जो संबंध है खुद पे खुद चला आएगा। तो आप लिखेंगे 7, 1, आप लिखेंगे 7, 1 और x
कामा y के बीच दूरी, क्या लिखेंगे? दूरी। ठीक है, जब दूरी लिखेंगे तो आप सूत्र भी जरूर लिखेंगे। तो d बराबर सूत्र आपने याद किया क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, इसे आप x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। x1 के स्थान पे x1 की वैल्यू, y1 के स्थान पे y1, और x2 के स्थान पर x2 की वैल्यू, y2 के स्थान पे y2 की वैल्यू रखेंगे। x2 का मान कितना है? देखें, x2 का मान x है, रख दिया। माइनस x1 का मान कितना है? 7 है, रख दिया, वर्ग हो जाएगा। धन y2 की वैल्यू y है, माइनस y1 का मान कितना है? 1 है, वर्ग हो जाएगा। d बराबर, देखें अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, अभी ऐसे ही रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लेते हैं किसके किसके बीच की दूरी, 3,5 और x y, यानी इनके बीच की दूरी निकाल लिए आप, इनके बीच की दूरी निकालना है, के बीच दूरी d बराबर, ध्यान से देखें, चूंकि दोनों के बीच की दूरी समान है। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ कहा, इसलिए हमने d बराबर इनको भी लिया और इनको भी लिया। तो हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र हमने लिख रखा है, तो आप इसी सूत्र से यहाँ भी काम चला लेंगे। इसे x1 y1, इसे x2 y2 दिमाग में रखेंगे। तो x1 y1, x2 y2। तो अगर आपसे पूछें x2 का मान कितना है तो आप बताएंगे x है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना बराबर है इतने के, ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के, तो क्या हम लिख देंगे अंडर रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर किसके है? इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान है, क्योंकि कहाँ है? समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखें, दोनों तरफ वर्गमूल है, समाप्त हो जाएंगे, बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, हम विस्तार कर लेते हैं। अब x माइनस 7 का वर्ग होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होगा 49 माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 7 तो हो जाएगा 14x। धन का निशान लगाएंगे। y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका जब विस्तार करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2y हो जाएगा, बराबर है। फिर यही काम आगे करना है। यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 3 यानी 6x। धन का निशान है। फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2ab यानी 2 गुणे y गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 10y। अब क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे x स्क्वायर इधर प्लस में इस तरफ कैंसिल हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इस तरफ प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा इस तरफ 49
और धन 1 50, यहाँ पे देख रहे होंगे बचा आपका 50 और क्या बचा 14x माइनस में और 2y माइनस में। ये बाएं पक्ष में था, दाएं पक्ष में देख लेते हैं। 25 धन में है, 9 धन में है, दोनों जब जुड़ जाएंगे तो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10x बच गया आपका। अब देखते हैं 34 को इस तरफ ले आते हैं, इन दोनों को उस तरफ ले जाए, पक्षांतर कर रहे हैं तो 14x जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 34 को इस तरफ ले आएंगे तो 50, यहाँ धन 34 यहाँ पे ऋण 34 हो जाएगा, बराबर 14x प्लस में उस तरफ जाएगा, 14x यहाँ माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस 6x लिख लेते हैं। 2y यहाँ पे माइनस में है, उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और पर यहाँ पे 10y और यहाँ पे माइनस 10y। 50 में से 34 घटा देंगे तो आ जाएगा 16, बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 14x में से 6x घटेगा, 8x बचेगा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2y माइनस 10y, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस बड़ा है, माइनस चिन्ह लगेगा तो जाएगा माइनस 8y। अब देखिए दोनों पक्ष 8 से कट रहे हैं तो आप 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस y, और 8 से 16 कटेगा तो जाएगा 2। तो हमें जो x y में संबंध प्राप्त करना था, x और y में संबंध ज्ञात करना था, x y में क्या संबंध है, x माइनस y बराबर 2, हमें ये संबंध प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। बोर्ड पर आपको उदाहरण 5 दिखाई दे रहा है। लिखा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हो। तो आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि यदि कोई बिंदु, ध्यानपूर्वक देखें, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा। उसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक होगा 0, y। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपके माइंड में होगा। तो प्रश्न में ये कह रहे हैं कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो। कर लेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आप एक बिंदु लिखेंगे A और A का निर्देशांक 6, 5, और दूसरा बिंदु लिखेंगे B -4, 3। फिर आप कोई बिंदु ऐसे ही ले लेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0, y होगा। तो हमें कह रखा है ये बिंदु है, ये बिंदु है। अब इस बिंदु की जो दूरी है ये हो गया b, इसको आप अपने मन से c ले लेते हैं। तो जो AC है और BC दोनों आपस में समान है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, माना y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित बिंदु C, ब्रैकेट में लिख लेंगे 0, y। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम AC निकाल लें और BC निकाल लें। कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको मालूम है, तो निकालते हैं। तो आप इसे x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, इसे x2, y2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, आपको पता है AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, सूत्र याद है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, x2 का मान कितना है
6 माइनस x1 का मान कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 है, y1 का मान कितना है y है होल स्क्वायर। तो AC बराबर आगे देखें, AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट में। अब 6 में से 0 घटा देंगे तो 6 आएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस का निशान है 5 माइनस वाई, इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस बी के आधार पे टूट जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर टूटेगा जब तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25 धन b का वर्ग यानी y का वर्ग माइनस 2ab 5 दूना 10y। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 36 और 25 कितना होता है 36 25 61 हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। आप इसको ऐसे छोड़ दें, हमने क्या निकाल लिया AC। अब की बार हम ये BC निकाल रहे हैं, तो BC निकालें, BC बराबर भी वही सूत्र लगेगा अंडर रूट में। अच्छा आपकी बार इसे x2y2 माने थे, आपकी बार इसको मान लेते हैं x2y2, तो हो जाएगा x2 माइनस 4, आपने सूत्र लिख रखा है यहाँ पे x2 माइनस x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे धन 16, ए माइनस बी के आधार पर 3 ऋण y का होल स्क्वायर जब टूटेगा तो जाएगा a का वर्ग 9 धन b का वर्ग यानी y का वर्ग ऋण 2 ab यानी 3 दूना 6y। BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 और 9 25 होता है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। हमसे क्या कह रखा है कि समदूरस्थ हो, हमें y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो। तो हमें कुछ करना नहीं है, AC निकाल पाए BC निकाल पाए, क्योंकि हमें क्या लाना है समदूरस्थ लाना है, इन दोनों की हम तुलना कर देंगे। चूंकि AC बराबर किसके हैं BC के, ऐसा कहाँ है समदूरस्थ है, यानी इतनी दूरी के समान है बराबर है, तो कर दिया हम। AC का मान रख देंगे अंडर रूट में 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर BC के स्थान पर हो जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल है समाप्त हो जाएंगे, आ जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 25 धन वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखें 10y माइनस में उस तरफ ले जाते हैं, 25 प्लस में इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 10y है, पक्षांतर होगा प्लस 10y और माइनस 6y वहाँ पे पहले से है इज इक्वल टू, अब देखें 25 उस तरफ इस तरफ ले आएंगे तो 61 ऋण 25 हो जाएगा, 61 ऋण 25, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y, 10y में से 6y घटाएंगे तो 4y 4y आ जाएगा। 61 में से 25 घटा दें, 61 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 4, गुणे में है पक्षांतर होगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर आपको फाइनली मिल जाएगा y बराबर 9। y बराबर क्या मिल गया 9। इसके बाद आपने बिंदु क्या मान रखा था, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, y है, y का मान आप निकाल पाए हैं। इसके नीचे ठीक लिखना है, अतः इसके ठीक नीचे लिखना है, अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे आप 0, 9, यही आपका बिंदु हो गया।
तो एग्जाम्पल 5 आप समझ पाए होंगे।